नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम काफी समय से अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरे संग की औरतें। लगभग तीसरा हमारा ये सेशन है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। और जैसे कि आप चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं कि मेरे संग की औरतें, तो इसमें मृदुला गर्ग जी ने अपने आसपास की जो महिलाएं उनके आसपास रही उनके जीवन में, जैसे कि उन्होंने शुरुआत इस चैप्टर की है और हमने कहा कि ये उनके लेख का केवल अंश मात्र है, यानी कि ये पूरा लेख उनका नहीं है। अपने लेख का एक अंश उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है और उस अंश में उन्होंने अपने आसपास जो उनके जीवन में महिलाएं आई, उनके व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा का उल्लेख उन्होंने किया है कि उस समय पर भी जो उनके जीवन में महिलाएं आई, किस तरह बाकी उनके जीवन में जो महिलाएं आई उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी का उल्लेख किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी माता जी का उल्लेख किया है, उसके बाद उन्होंने अपने ससुराल पक्ष में, यानी कि अपने लेखिका के जो मम्मी का घर है, यानी कि अपने घर में उन्होंने अपनी परदादी, अपनी दादी और अपनी माँ के बारे में बताया है कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा। और सबसे पहले सबसे ज्यादा असर वो अगर कहती है तो उनकी नानी और उनकी जो परदादी है, उनके व्यक्तित्व का असर सभी पर पड़ा। और उन्होंने कहा कि उनकी नानी की और दादी की जो विचारधारा थी वो बहुत ज्यादा, अगर कहे तो वो उस टाइम पे कि जिस तरह पर्दा प्रथा चलती थी, महिलाएं बहुत ज्यादा लोगों के सामने बातें नहीं करती थी, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वो अपने आप में एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, खुले विचारों वाली महिला थी। और किस तरह के वो विचार रखती थी और किस तरह उन्होंने उस समय पर उनकी माँ को वो बार बार, उनकी माँ से वो बार बार कहती थी कि जिस तरह आज के समय में सभी को पुत्र प्राप्ति का एक मतलब होता है चलन, खुशी जो होती है, लेकिन उन्हें था कि उनके घर में एक कन्या रत्न का जन्म हो। और यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि शायद उन्हीं की मन्नतों का असर था कि वो 5 बहनें उनके घर में हुई और 5 में से 4 बहनें जो है लेखिका बनी। तो आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कुछ लिखती है लेखिका अपनी बहनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपनी साथ की महिलाओं के बारे में। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर, ये हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको, कि जो लेखिका कहती है कि उनकी माँ की मन्नत का ही असर रहा होगा कि उनकी चारों बहनें, यानी कि वो कहती है मेरी चारों बहनें और मैं, यानी कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते कभी भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। और उसमें उन्होंने एक चीज बताई थी कि पहली लड़की, लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, यानी कि जब उनकी दादी ने बार बार मन्नत मांगी थी, तो वो कहती हैं कि पहली लड़की मैं नहीं थी, वो मेरी बड़ी बहन थी मंजुल भगत। वो कहती है कि पहली लड़की वो जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वो मैं नहीं थी, वो थी मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत, घर का नाम रानी और बाहर का मंजुल, और अवतार हुआ लेखिका का। और इसी तरह से उन्होंने लिखना और पढ़ना लिखना जो है वो शादी के बाद, यानी कि लिखना जो है वो शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में उन्हें कभी भी कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। और वो पैदाइश थी जैन परिवार में और नाम छोड़कर वो भगत बनी। और वो कहती हैं कि दूसरे नंबर पर मैं थी, मैं भी, मेरे घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला, और मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया और बतौर मेरा लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। और इस तरह से वो कहती हैं कि मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था, यानी कि नारीवाद का चलन हुआ था उससे कुछ पहले ही। और लेखिका कहती हैं कि शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। और मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोगों के अंदर इतनी पोंगापंथी या घर घुस्सू क्यों हो, आपने नाम क्यों बदला।
तो अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता था, कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, क्योंकि नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व पर कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा था। यानी कि अगर इंसान का नाम हम होता है कि इंसान आपको उसके नाम से पहचान मिलती है, लेकिन लेखिका कहती हैं कि नाम बदलने से मैंने अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में कोई भी परिवर्तन नहीं देखा था। इस तरह का कोई भी परिवर्तन मुझ में नहीं आया था। और लोग उनसे एक और बात उनके पिताजी से कहा करते थे कि 5 बेटियां होने से उनका मन नहीं भरा, क्या जो उनके 2-2 नाम रख दिए गए हैं। तो तब फिर वो कहते हैं कि जब चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई तो उनके पिताजी ने, क्योंकि 3 बेटियों के वो नाम रख चुके थे 2-2, लेकिन जब चौथी और 5वीं बेटी जब पैदा हुई तो वो कहते हैं पिताजी ने जमाने की सुनते हुए उनका एक-एक ही नाम रखा, वो था रेणु और अचला। फिर वो बताते हैं कि 5 बहनों के बाद उनका एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। और मजे की बात ये है, जो बीच की 2 बहनें थी वो लेखिका होने से बची रही, और फिर लास्ट में जो अचला और राजीव फिर भी उसमें जा फंसे। और लेखिका कहती हैं कि अचला जो उनकी बहन थी वो उनसे 8 साल छोटी थी और समय के बदलाव की लाज रखते हुए, यानी कि जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा था, टाइम चेंज हो रहा था और अब कुछ बदलाव की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उस बदलाव की लाज रखते हुए इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। और उनका भाई जो था वो हिंदी के हवाले ही रहा, यानी कि हिंदी में ही लिखता रहा। तो अब लेखिका कहती हैं कि हम 4 लिखते हैं और तमाम हमारा खानदान पढ़ता है, मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी समय लगा और उसके फायदे भी नजर आने लगे कि कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। वो कहती है कि अच्छा ही है मेरे घर के लोगों ने मेरी लेखन नहीं पढ़ा, क्योंकि कम से कम मुझे घर के अंदर तो इस आलोचना से दूर रहना पड़ा। और अब यहाँ पर वो कहती हैं कि खैर मैं अपनी ही नहीं, उन अदेवियों की बात करती हूँ जो परदादी की मन्नत से नतीजन धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ आता है, जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी से वे वापसी पर जब गाड़ी की ओर, यानी कि वो कहती हैं कि हम अगर शेर थे, जो लेखिका बहनें हैं 3, वो अगर शेर है तो बाकी की 2 बहनें सवा शेर थी। तो वो बताती हैं कि जो उनकी बहनें थी वो किस तरह से, यहाँ पर जो अचला थी वो गाड़ी में बैठकर आती थी और जो रेणु थी वो पीछे पीछे दौड़ती हुई आती थी। और बचपन में एक बार की चुनौती दिए जाने पर उसने जर्नल थिमैया को पत्र लिखकर उनके चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर दे गया, उसके हाथ में दे गया। और पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया, यानी कि पड़ोस के लोगों में अब उसका रुतबा जो है काफी बढ़ गया। उसे इम्तिहान देने से परहेज था, यानी कि उसको स्कूल में एग्जाम देने से परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया उसने, लेकिन जब बीए के इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्या जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। तो लेखिका कहती है कि हमने बहुत तरह तरह के तर्क दिए, यानी कि बहुत सारे तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, अब पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत करेंगे, वगैरह वगैरह। और उसको कोई भी विश्वसनीय तर्क ना लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी कि नंबर जो उसके आए सिर्फ पास होने के लायक आए। अब वो कहती है
कि सच बोलने में, यानी कि सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे थी। जिस तरह लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया था कि क्योंकि उनकी माँ ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी जो एक सामान्य महिला अपने परिवार के बच्चों के लिए करती है, अपने परिवार के लोगों के लिए करती है, लेकिन उनको सभी प्रेम करते थे, उनको सभी प्यार करते थे, उनका सभी सम्मान करते थे, तो केवल इस बात से कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा कि वो कभी भी दूसरों का कोई सीक्रेट, अगर कोई पर्सनल कोई बात अगर कही है किसी ने, तो वो कभी किसी और के सामने उसे जाहिर नहीं करती थी। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि सच बोलने में जो रेणु उनकी बहन थी वो माँ से 2 कदम आगे थी। और गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच को सुनकर लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही है, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब वो तीसरे नंबर की बहन के बारे में बताती है कि तीसरे नंबर की बहन है चित्रा। वह कॉलेज तो पढ़ने जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके इस निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था जो वह सोच लेती है वह वो करके रहती है। अब उसकी शादी उसी लड़के से हुई। लेखिका अपनी दूसरी बहन के बारे में बताती है चित्रा। वो कहती हैं कि वो पढ़ने लिखने में ठीक थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन उसको पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में अच्छा मजा आता था। वो पढ़ाने की ज्यादा शौकीन थी, तो इसीलिए उससे ज्यादा उसके शागिर्दों के नंबर आते थे, यानी कि जो उसके दोस्त थे उसके दोस्तों के मार्क्स उससे ज्यादा आते थे, क्योंकि वो हमेशा उनको पढ़ाने में लगी रहती थी। और वो जब उसकी शादी का वक्त हुआ, यानी कि शादी के लायक जब वो हो गई, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी, यानी कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो उनके इस निर्णय से, जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी, उस लड़के को भी उनका ये निर्णय पता नहीं था। तो तब उसने अब उसी लड़के से शादी हुई और कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा था क्योंकि मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे नहीं खींची और पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। तो यानी कि उसने जब उस लड़के से वो शायद पहली बार मिली होंगी, तो वो अपनी जिद की पक्की थी और उन्होंने उस लड़के को पहली बार में ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी और ये होकर रहेगा। तो लड़के ने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं डाला, ज्यादा बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा और उसी से शादी कर ली। अब लेखिका कहती है कि हम में से सबसे जो छोटी बहन थी अचला, काफी दिनों तक कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई और फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, यानी कि घबराहट में मन ज्यादा रुचा नहीं। और मंजुल मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। तो वो कहती है कि अचला जो उनकी अभी बहन है, केवल चित्रा और अजला ऐसी उनकी 2 बहनें थी जिन्होंने कभी भी लेखन में रुचि नहीं ली। तो वो कहती हैं कि जो उनकी बहन थी चित्रा, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने पिताजी का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, फिर पत्रकारिता में भी दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई भी की, पास भी हुई, अपने पिताजी की पसंद से शादी भी की, पर आगे वो उस लीक पर नहीं चल पाई, यानी कि जो एक पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो एक एनवायरमेंट होता है उससे वो नहीं चल पाई और घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं, यानी कि अब घर बार में भी उनका ज्यादा मन नहीं रुचा। और मंजुल और मेरी तरह, वो कहती है मंजुल और मेरी तरह उसने भी जैसे ही 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग अपने आप पर लगा लिया। अब
लेखिका कहती है, एक बात हम में एक सी रही कि घर पार को परंपरागत तरीके से हम में से हमने भले ही ना चलाया हो, पर उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। अब लेखिका कहती है कि क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण नहीं थे कि हम अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा काम करें, अपनी फैमिली के लिए का हर समय ध्यान रखें, उनके लिए डेडिकेटेड रहें, क्योंकि ये सारे गुण एक तरह से देखा जाए तो उनकी फैमिली परिवार से उनमें आए थे, कि जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता था कि वो घर के काम करें, वो लोगों का ख्याल रखें। तो लेखिका कहती है कि घर बार को परंपरागत तरीके से, मतलब जिस तरह से एक बहू, एक बेटी, एक माँ घर परिवार को चलाती है, भले ही उस तरह से हमने घर बार को नहीं चलाया होगा, लेकिन हमने कभी उसे तोड़ा भी नहीं, यानी कि कभी किसी के मन में कोई शिकायत आने का मौका नहीं दिया। शादी एक बार करके उसको कायम रखा। फिर वो कहती हैं कि चाहे तलाक की कगार पर खड़ी हो चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। लेखिका कहती है कि भले ही हमारी जो, क्योंकि एक तरह से लोगों की जो मानसिकता होती है, लोगों की जो सोच होती है कि एक परिवार की बहू के लिए, एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, कि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखे, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करे, वो हमेशा दूसरों के लिए जिए, मतलब अपने लिए करे लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा करे, दूसरों पर ज्यादा समय दे। तो इसीलिए लेखिका कहती है कि हमने कभी भी मतलब भले ही हमारी सिचुएशन जो थी फैमिली की वो तलाक पर आकर रुक गई थी, तलाक की कगार पर आकर रुक गई थी, लेकिन उसमें वो डूबी नहीं, क्योंकि वो कहती है, जैसा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में लिखा है कि हम सभी यानी कि सब बहनें विश्वास करती हैं कि मर्द बदलने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, यानी कि अगर आप किसी और लड़के से शादी कर लेंगी तो आपका ये प्रयोजन कि आप खुश रह पाएंगी, आप सफल हो पाएंगी, आप आजादी से जिंदगी जी पाएंगी, ये प्रयोजन आपका तब भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि समाज की ही एक ऐसी रीत है और समाज की ही एक ऐसी सोच है कि इसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। बस सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप घर के अंदर रहते हुए, कि आप घर के अंदर रह रहे हैं, आप एक बहू हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक पत्नी हैं और एक घर के अंदर रहते हैं, तो तब आप वहां अगर अपनी मर्जी से जी रहे हैं, आप वहां पर खुले मिजाज से अगर जी रहे हैं, तो ये काफी है आपके लिए और अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो अब लेखिका कहती है कि शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे, अब वो बताती हैं डालमिया नगर में रही, जहां मर्द और औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते, यानी कि वहां पर शायद इस तरह का माहौल उस समय रहा होगा कि काफी जगहों पर ये अभी भी हमें दिखाई देता है। वो कहती हैं कि शादी के बाद मैं ऐसी जगह पर बिहार के एक ऐसी जगह पर गई जिसे डालमिया नगर के नाम से जानते हैं, जहां पर मर्द और औरतें चाहे वो आपस में पति पत्नी ही क्यों ना हो, वो पिक्चर देखने जाते भी थे तो अलग अलग दबड़ों में बैठते। और जब वो कहती हैं कि जब मैं दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी, मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। वो कहती हैं कि मैंने उनके उस चलन से हार नहीं मानी और साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से हमने पैसा इकट्ठा किया। तो लेखिका कहती है कि मैंने उनकी सोच में परिवर्तन किया और वो कहती है अकाल राहत कोष, जो अकाल पड़ने पर जो राहत कोष होता है, उसके लिए हमने उन्हीं नाटकों के द्वारा पैसे इकट्ठे किए। और वो कहती है कि वहां से निकलती तो कर्नाटक के एक और छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। वो कहती है कि अब मैं वहां से जैसे तैसे निकली और कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची, तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर
पहुंच रहे थे, पर वहां पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका कहती है, लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। और पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, इसीलिए वहां वो स्कूल खोलने में असमर्थ है। तो लेखिका कहती है कि अब मतलब उनके जीवन में हमेशा एक नई नई ऐसी समस्याएं आई, नई नई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें वो लड़ी, जिससे वो जूझी और एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया। तो अब वो कहती हैं कि मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लिए लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी कि अपने आग्रह को जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका कहती है कि मैंने, क्योंकि वहां पर केवल मेरे 2 बच्चे थे, बाकी बहुत कम बच्चे थे जो क्रिश्चियन फैमिली से थे, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने वहां पर गैर क्रिश्चियन जो थे बच्चे, उनको भी रेडी कर लिया ताकि स्कूल खुल जाए वहीं आसपास के क्षेत्रों में। तो लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि यकीन दिलाइए कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तो लेखिका कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल तो छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 वर्षों तक वह चलेगा। तो वे भी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़े पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अब वो कहती है कि बात कड़वी थी लेकिन सच थी, और सच के आगे सिर झुकाना हमारे बचपन की आदत थी, सो मैंने किया। अब वो कहती है कि मैं स्वयं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। अब लेखिका ने कहा, क्योंकि जब उनसे इस तरह का सवाल किया गया तो ये तो बिल्कुल उन्होंने अपनी सही बात रखी। उन्होंने कहा कि हम किसी मनुष्य के 100 वर्ष जीने की या किसी भी चीज के 100 वर्ष जीने की हम प्रॉमिस नहीं कर सकते या उसका वादा नहीं कर सकते, तो एक स्कूल के बारे में हम कैसे वादा करें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब बच्चे को एडमिशन दिलाने की, बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने की समस्या आपकी है। तो लेखिका कहती है, ये बात कड़वी जरूर थी लेकिन सच थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे उन्हें शिक्षा दिलानी है और किस माहौल में कैसे दिलानी है, ये मेरी समस्या है। और इस सत्य के आगे सर मैंने झुका लिया, क्योंकि सत्य के आगे सर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी। अब लेखिका कहती हैं कि मैंने सोचा खुद से कि मैं 3 भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल को वहां खोलूंगी। वहां के अनेक लेखिका कहती है कि वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और बाद में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए, यानी कि अलग अलग जो विख्यात स्कूल थे उनमें दाखिला भी उन्होंने पाया। अब उन्होंने कहा, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैंने अपनी छोटी बहन रेणु से मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में, लेखिका कहती हैं कि 1950 का अंतिम दौर था। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो रही थी। दिल्ली की खासियत रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां पर नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। और इस कयामती बारिश के बाद सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैरती हुई आई और अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई थी। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी कि मुनासिब अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते
ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु कहती है कि उन्हें कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई और सबने कहा था कि हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। अब आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते उस सुनसान शहर में निचोट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस तरह लेखिका ने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया, अपने इस पूरे पाठ को उन्होंने कंप्लीट किया। तो अब यहाँ पर देखिए पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। हर रोज जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम पाठ से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हें हम करते हैं और सबसे पहले हम पाठ को रिवाइज भी करते हैं। तो पाठ को हम रिवाइज करते हुए आ रहे हैं लगातार। जब भी हम पाठ शुरू कर रहे हैं तो अब तक आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम पाठ से जुड़े हुए यहाँ पर प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है इस पाठ से, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी वो अपने व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो देखिए लेखिका ने भले ही अपनी नानी को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उन्होंने उनके बारे में सुना जरूर था। कि सुना क्या था? उन्होंने ये सुना था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने प्रसिद्ध जो उनके हस्बैंड के, उनके पति के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी मित्र थे प्यारे लाल जी, उनसे भेंट की और उस भेंट में उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, ना कि किसी अंग्रेज भक्त से। और इस इच्छा से उनकी स्वतंत्रता की भावना, बिल्कुल पवित्र भावना प्रकट होती है। उन्हें क्लियर होता है कि वो स्वतंत्रता में कितना विश्वास रखती थी। और मेन चीज उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उनकी जो दादी नानी थी वो पर्दे में रहते हुए भी, यानी कि पर्दे में रहते हुए भी जीवन भर वो पर्दे में रही और जीवन भर उन्होंने किसी पुरुष से बात नहीं की, जीवन भर उन्होंने किसी अन्य पुरुष के साथ इस तरह से खुले मन से बात नहीं की। तो उनके इस साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई जो स्वतंत्रता की भावना, इसका पता यहाँ पर चलता है। और इन्हीं गुणों के कारण लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने हमेशा उनके इस व्यक्तित्व का सम्मान किया। अगला प्रश्न है, लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदार रही? तो अब यहाँ पर लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदार रही? तो देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि लेखिका की जो नानी थी वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर भागीदारी उन्होंने नहीं की, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। यानी कि उनका जो एक इतना बड़ा जो उनका डिसीजन था अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज भक्त से ना कराकर एक क्रांतिकारी से करना चाहती हैं। वो अपने दामाद को एक आजादी, अपने दामाद के रूप में एक आजादी के सिपाही को चाहती है और ना कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वालों को। तो क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से और अंग्रेजियत से बहुत ज्यादा चिढ़ थी और इससे पता चलता है कि उनके मन में आजादी का कितना बड़ा जुनून था। तो इस तरह से वो एक अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भागीदार बनी। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती रही। इस कथन के आलोक में अब आप यहाँ पर माँ की विशेषताएं आपको लिखनी है और लेखिका की दादी के घर
के माहौल का शब्द चित्र करना है। तो सबसे पहले माँ की जो विशेषताएं थी वो तो आपको पाठ में बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि उनकी माँ जो थी वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, सुंदर और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उनमें ईमानदारी, सत्यवक्ता, निष्पक्षता भरी हुई थी। वो अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं देती थी और ना ही कभी उन्हें खाना पकाकर खिलाती थी। वो अपना ज्यादातर समय अध्ययन में और अध्ययन करने में, संगीत सुनने में बिताती थी। और सबसे बड़ी बात कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी दूसरों के सीक्रेट्स इधर के उधर शेयर नहीं करती थी। और घर में जबकि उन्होंने कभी भी एक माँ होने का, एक पत्नी होने का, एक बहू होने का बहुत अच्छे से फर्ज नहीं निभाया, फिर भी घर में कोई भी काम होता था तो सबसे पहले उनकी परमिशन ली जाती थी और सब लोग उनकी बात को सहर्ष से स्वीकारते भी थे। और ये तो पहले वाले प्रश्न का यानी कि उनकी माता की विशेषताएं हो गई। अगला जो था उनकी दादी के घर में जो थे कुछ लोग अंग्रेजियत के दीवाने थे और कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद थे। घर में बहुमत के बाद भी एकता का बोलबाला था, यानी कि बहुत अलग अलग मत थे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा एकता थी। और सभी लोग अपनी जो प्राइवेसी है, अपनी स्वतंत्रता, अपनी निजता को बनाए रखते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई भी किसी के कमरे में जा रहा है, कोई किसी से कुछ बात कर रहा है। सबको अपने तरह से जीने की, अपने तरीके से बात करने की, अपने तरह से काम करने की स्वतंत्रता थी। और घर के बच्चों के पालन पोषण में, घर में जो भी बच्चे थे उनके पालन पोषण में केवल माता पिता का नहीं, पूरे परिवार के लोगों का हाथ था। पूरे परिवार के लोगों का लोग जिम्मेदार थे और कोई भी सदस्य अपने विचारों को किसी दूसरे पर नहीं थोपता था। और कहें तो उनका जो परिवार का माहौल था वो अमन और चैन से भरा हुआ था। तो इस तरह दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। अगला है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की क्यों मांगी होगी। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि अपनी कल्पना से लिखिए। तो अपनी कल्पना से आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि उनके मन में जो दादी जी थी, परदादी जी, वो एक सामान्य महिला थी और उनके मन में लड़का लड़की का कोई भेद नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके परिवार में पीढ़ियों से कोई कन्या रत्न पैदा नहीं हुआ था। प्रायः सभी लोग लड़के की ही कामना करते हैं, लेकिन दादी जी ने ये भेदभाव जो है मिटाया और इस पर उन्होंने पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत भी उन्होंने मंदिर में जाकर मांगी थी। अगला प्रश्न है नंबर 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी भी काम को सही राह पर ले जाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने पाठ को पढ़ लिया है, पाठ के आधार पर आपने उत्तर देना है। अगला भी सेम इसी तरह का प्रश्न है जो कि आप उत्तर दे सकते हैं। सारे जो चारों यहाँ पर प्रश्न हैं, चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया ये मेरे संग की औरतें पाठ हमें बहुत कुछ चीजें सिखाता है। पाठ को हमने रिवाइज कर लिया है, सारे प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो आप स्वयं से समझ कर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।